हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो बात करने के लिए मैं जा रहा हूँ वो हर कंपनी में एक टीम लीडर का पोस्ट होता है। फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी हो या कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, जैसे हम लोग का हर ट्रेड है, हेल्पर, असिस्टेंट और टेक्नीशियन, उसका ऊपर जो होता है टीम लीडर। मतलब टीम लीडर का काम ऐसा होता है कि एक फोरमैन का काम का सेम होता है। सही है, भले उसका पोस्ट थोड़ा छोटा रहता है, सैलरी कम रहता है, लेकिन काम का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो सेम रहता है। तो वो टैलेंट जिसको होता है, कंपनी उसको उसका कंपनी में उसको वो चांस देता है कि टीम लीडर के लिए। सही है, लेकिन टीम लीडर का जो सैलरी है वो टेक्नीशियन से बहुत ज़्यादा सैलरी होता है, फोरमैन से थोड़ा कम। सही है, कई जगह पे भी टीम लीडर का जो सैलरी होता है ओवर टाइम मिला के भी फोरमैन का सैलरी भी वो उठा सकता है। तो आज इसी का ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो इसके ऊपर इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है। सही है, तो आप लोग कभी भी जैसे इंटरव्यू दिया होगा टीम लीडर का या नहीं दिया है, तो आप लोग आज का ये वीडियो पूरा देख लीजिए। आपको खुद समझ आ जाएगा कि आप ऐसे टेक्नीशियन से नहीं आके आप चाहता है कि मेरे को सुपरवाइज़र फ्रेशर वजह से फ्रेशर फर्स्ट टाइम के लिए कि सुपरवाइज़र का मैं कितना जगह इंटरव्यू दिया, वो लोग मेरे को नहीं ले रहा है, मतलब जॉब नहीं दे रहा है या सिलेक्ट नहीं कर रहा है क्यों मैं फ्रेशर हूँ। तो इसके लिए आपको थोड़ा टीम लीडर का पोजीशन में, थोड़ा नीचे पोजीशन में आप लोग ट्राई करेगा तो आपको जल्दी जॉब मिल जाएगा। सही है, तो उसके ऊपर कुछ इंटरव्यू में पूछा जाता है, उसके ऊपर मैं आप लोग को आज कुछ क्वेश्चन उसका साथ साथ में शॉर्टकट में आंसर में बता दूंगा। बाकी आप लोग उसका ऊपर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। कोई और जो भी कोर्स या कुछ यूट्यूब से या दूसरा किसी का चैनल से आप लोग देख के नॉलेज बढ़ा सकता है। मैं जस्ट क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा और उसमें शॉर्टकट जो डायरेक्ट आंसर जो होता है उतना ही मैं बताऊंगा। सही है, पूरा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग लास्ट तक देखते रहिए। सही है, पहले आपको पूछेगा टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। इसका मतलब क्या होता है कि हर इंटरव्यू में हर टेक्नीशियन को भी पूछा जाता है, हेल्पर को भी पूछा जाता है, इंजीनियर, सुपरवाइजर, जिसको भी पूछा जाता है। इसका मतलब होता है कि आप अपना बारे में कुछ बताइए। जैसे मैं हूँ, मेरा नाम है कमलाकांत भूया, मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, मैं दुबई में अभी काम कर रहा हूँ, मेरा जो टेक्निकली है जो मैं कोर्स किया हूँ, मैं डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल का किया हूँ, अभी मैं किस पोस्ट में, सुपरवाइजर पोस्ट में काम कर रहा हूँ, अभी मैं दुबई में हूँ, मतलब लाइव अभी कौन सा कंपनी में हूँ, ये कंपनी में अभी मैं काम कर रहा हूँ। या कोई काम नहीं कर रहा था, अपना मुल्क में फ्रेशर आ रहा है, तो वो उसका बारे में बताएगा कि मेरा नाम ऐसा है कि मैं इंडिया का इधर रहने वाला आदमी हूँ और मेरा क्वालिफिकेशन यही है, मेरा टेक्निकल यही है और मैं अभी इस लेवल पे काम कर रहा हूँ, या मैं जो भी है इधर काम करने के लिए मैं चाहता हूँ, मेरा पोजीशन यही है। मतलब अपना बारे में थोड़ा बहुत उसको बताने का, लेकिन वो इंग्लिश में बताएगा तो अच्छा रहेगा। इंग्लिश में नहीं बोल पाएंगे तो फिर आपको हिंदी में भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, क्योंकि जो टीम लीडर और टेक्नीशियन का, हेल्पर का जो इंटरव्यू होता है इंग्लिश में भी होता है और हिंदी में भी होता है, लेकिन आप इंग्लिश में उसको बोल सकते हैं, आंसर रिप्लाई कर सकते हैं, तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। थोड़ा आपका इमेज अच्छा रहेगा, आपका सैलरी भी थोड़ा अच्छा लगेगा। सही है, कि वो हर कंपनी चाहता है कि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी लेकर आऊँ, कि मेरा जितना भी पेपर वर्क होगा या मेरा जो भी आगे डॉक्यूमेंट का काम होगा वो उसको ट्रेनिंग देने के बाद उससे वो कर सकता है। तो इसके लिए वो थोड़ा वो सोच के इंटरव्यू करता है। लेकिन नहीं भी जिसको इंग्लिश मालूम नहीं है बोलने का या लिखने का ज़्यादा, तो उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन टीम लीडर जो पोजीशन में जो अप्लाई करेगा उसको उतना मालूम होना चाहिए, उसके लिए वो अच्छा है। सही है, उसका बाद में पूछेगा कि आप एक टीम लीडर है, आपका साथ 10 आदमी है, 10 आदमी को आप कैसे हैंडल करेगा। एक जैसे आपका टीम पे 10 का 10 आदमी तो अच्छा नहीं होगा, कोई किसका समझ थोड़ा कम होगा, किसका ज़्यादा होगा, कोई अपना आइडिया से भी कुछ काम करने के लिए कोशिश करेगा, अपना अंदर टीम का अंदर उसको मतलब जो बंदा लोग है उससे उसका नहीं जमता होगा। तो ऐसा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हर जगह में रहता है, तो आप उसको कैसे डील करेंगे, तो आप उसको बताएंगे। तो क्लाइंट को आप ये बताएंगे कि सर मैं पहले वो आदमी को अच्छा से मैं स्टडी करूंगा, उसका क्या प्रॉब्लम है, उसको काम का ही प्रॉब्लम है या काम का स्किल के ऊपर जानकारियाँ कुछ कम है या उसको काम करने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, पहले उसका मैं प्रॉब्लम को पता लगाऊंगा। सबका सामने नहीं है, सबको ड्यूटी छोड़ने के बाद, सबको काम पर अपना अपना भेजने के बाद उसको सेपरेट पर्सनली बुला के, क्यों देखिए सबका सामने एक को आदमी को बोलना डांटना थोड़ा अलग होता है, आदमी उसमें सुधरता नहीं है, लेकिन पर्सनली उसको समझाने के लिए कोशिश करेगा, कुछ बोल भी देगा, उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही है, तो इसके लिए उसको पर्सनली आप बुला के उसको बैठा के समझाने का, उसको ऐसा लालसा देने का कि आप अच्छा काम करो, आपको मैं आगे जब प्रमोशन आएगा आपका नाम डालूंगा या आपको थोड़ा ओवर टाइम डालूंगा, ऐसे उसको अच्छा प्यारा बात करके उसको मतलब उसका मूड को, माइंड को कूल कर देने का, जैसे वो पहले से जैसा ना रह के थोड़ा काम करने के लिए या टीम पे किसी को डिस्टर्ब नहीं करके अपना
काम बराबर करने के लिए वो कोशिश करे, सही है। उसका बाद में वो नहीं मानता है, आप एक बार दो बार कोशिश किया उसका बाद भी वो नहीं सुधरता है, तो आपको लास्ट में क्या करेगा, जैसे आप तो एक टीम लीडर नहीं होगा ना एक कंपनी में या एक प्रोजेक्ट में 10-12 टीम लीडर होगा या कोई दूसरा फोरमैन होगा, उसका पास आप उसको ट्रांसफ़र कर देने का। लास्ट में पहले आप कोशिश करने का उसको सुधारने के लिए, सही है। उसका बाद में उसको क्या काम करने के लिए अच्छा लगेगा उसको आप पूछने का, आप कौन सा काम कर सकता है। जैसे कंस्ट्रक्शन का या फैसिलिटी मैनेजमेंट में बहुत सारा काम होता है, आप क्या काम करेगा, आप वायरिंग के ऊपर करेगा या ड्रिबिंग टेस्टिंग का। कोई बंदा लोग होता है कि थोड़ा हल्का काम मिल जाएगा तो भले टेक्नीशियन का हो लेकिन हल्का काम मिल जाएगा तो वो खुश होता है काम करने के लिए। भारी काम या कुछ थोड़ा लेबर जैसा काम करने के लिए उसको दिक्कत होता है तो इसके लिए वो ड्रामा करता है, तो उसको वो आप स्टडी करके वही काम पे डालने का। क्यों, देखिए हमारा कंपनी के अंदर हमको काम कैसे भी काम करना है और हर काम करना है, तो ये बंदा को उधर ये बंदा को उधर भी चेंज करके आप काम निकाल सकते हैं, सही है। तो आपको ऐसे बोलना है, जैसे आप ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ क्लाइंट को बोलना चाहिए कि उसको समझ आए कि हाँ आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप बराबर उसको हैंडल कर सकते हैं, सही है। तो उसको अच्छा लगेगा, वो खुश हो जाएगा। उसका बाद में वो बोलेगा आपको कि आपका टीम के अंदर जैसे आपका 10 आदमी है, आप 10 आदमी का अंदर में किसी और एक आदमी को आप टीम लीडर बना सकता है क्या। जैसे आप एक टीम लीडर है, उसको आप टीम लीडर बना सकता है क्या 10 आदमी का अंदर। 10 का तो 10 आदमी नहीं बनेगा, लेकिन 10 आदमी का अंदर जो बंदा होगा उसको आप कैसे बनाएगा। तो आप उसको ये बोलने का कि वो किसके लिए पूछ रहा है, वो आपको टेस्ट कर रहा है, आपका अंदर क्या मतलब नॉलेज है, आपका अंदर कितना टैलेंट है, आपका अंदर कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझदार का कैपेसिटी है, वो आपको टेस्ट कर रहा है। ऐसा मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग सोचेगा ये क्या क्वेश्चन आंसर नहीं बता के हमको, यही है क्वेश्चन। टीम लीडर फोरमैन सुपरवाइज़र का ज़्यादा काम का ऊपर नहीं होता है कि पाइप का साइज़ बताओ, केबल का साइज़ बताओ, इसका ये बताओ कि कौन सा फिटिंग कितना कंपनी कौन सा कंपनी का, ऐसा नहीं है। वो ये सब बताता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऊपर। आपको संभालना है, आपको एक टीम संभालना है, 10-20 आदमी को लेकर आपको कंपनी का काम करना है, तो इसके लिए यही टाइप का क्वेश्चन होगा, सही है। तो आप उसका आंसर क्या देंगे कि हाँ सर, मैं हमारा जो कंपनी टीम होगा वो टीम के अंदर मैं सबसे देखूंगा कि सबसे अच्छा आदमी कौन है, जिसका थोड़ा पढ़ा लिखा होगा, नॉलेज काम का होगा, स्किल्ड उसका अच्छा रहेगा, ITI या डिप्लोमा उसका पास होगा, ऐसा आदमी मैं पहले चूज़ करूंगा। उसको मैं ट्रेन दूंगा कैसे कैसे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, और उसको मैं ट्राई करके 1 हफ्ता 2 हफ्ता देखूंगा थोड़ा टीम लीडर का काम करने के लिए वो कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, वो हिसाब से जो भी है स्टेप बाय स्टेप उसको सब कुछ बता के उसको मैं एक्सपोर्ट करेगा, ट्रेनिंग करेगा, और उसका बाद वो एक टीम लीडर बन सकता है, सही है। तो ऐसा आपको बोलना पड़ेगा। तो फिर वो आपको मोटा मोटी आपको जांच कर लिया, आपका बारे में वो पता लगा दिया, आप क्या है नहीं है, आपका कैपेसिटी क्या है, आपका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप कर सकता है नहीं कर सकता है, ये सब उसको क्लियर हो जाएगा। उसका बाद में वो आप तो ऐसे भी आपका क्वालिफिकेशन आप उसको बता दिया होगा। उसका बाद में आपको पूछेगा आप कौन सा कंपनी इससे पहले कोई कंपनी में काम किया है क्या टीम लीडर पे। आप किया है तो बोलने का हाँ मैं किया हूँ, नहीं किया है तो नहीं किया हूँ बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं किया हूँ बोल के ऐसा बोलने का कि नहीं मैं टीम लीडर पे काम नहीं किया हूँ, लेकिन एक्टिंग टीम लीडर जो असिस्टेंट टीम लीडर होता है, पोजीशन मेरा टीम लीडर नहीं था, लेकिन मैं टीम के अंदर एक ग्रुप के अंदर मैं हेड था और वो काम इतना आदमी को लेके मैं काम कर रहा था। जैसे जैसे मैं बताया यही काम मैं वो लोग को लेके करा रहा था, सही है। उसको आपको वो पूछेगा कि टीम लीडर का डेली एक्टिविटी बताएगा, तो आप उसको बताने का सुबह सुबह में जाके क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा पूरा आदमी का अटेंडेंस चेक करना है, सेफ्टी इंडक्शन देना है, टूल बॉक्स टैग देना है, और उसका बाद वो लोग का मटेरियल टूल्स हर चीज़ जांच करके सबको अरेंजमेंट करके दे के अपना अपना काम का जगह पे छोड़ के उसको काम के बारे में समझा के उसका साथ हेल्प करना है, सही है। हर टीम के साथ थोड़ा थोड़ा जिसको जो प्रॉब्लम है वो हेल्प करना है। फिर लंच टाइम पे एक बार जांच करना है, हर आदमी के पास हर 1 घंटा में राउंड मार के देखना है किसको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ काम समझ नहीं आ रहा है या कुछ काम कर दिया वो गलत कर दिया, वो सब देखने का साथ साथ इवनिंग टाइम सबका प्रोग्रेस लिखने का, कौन कितना काम किया, उसको क्या टारगेट दिया गया था कितना करने के लिए और वो कितना किया, वो सब देख के उसको रिपोर्ट लिखने का। उसका बाद में हमारा जो सीनियर होगा उसको जाके हम कंपनी में इंजीनियर हो या सुपरवाइज़र हो या फोरमैन है उसको रिपोर्ट करना है, सही है। फिर नेक्स्ट दिन के लिए हमको पहले वो जो हमारा सीनियर होगा उससे हमको पूछ के प्लानिंग करना है कि आगे हमको मेरा जो प्लान है क्या है, आगे में क्या क्या करेगा और 1 हफ्ता के बाद हमारा क्या प्लानिंग है। तो वो हिसाब से आपको पूरा प्रिपरेशन करना है आपका साइड इंजीनियर या सुपरवाइजर के साथ बैठ के, सही है। उसके बाद में आपका ये इतना होने के बाद वो आपको काम का ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछेगा, जैसे बोलेगा RCCB क्या है। जैसे RCCB आप लोग देखा होगा कि हमारा जो DB होता है, DB के अंदर MCB आता है,
आइसोलेटर आता है, 3 फेज का ELC भी आता है, RCC भी आता है। तो RCC का काम क्या है पूछेगा, तो आप बोलने का कि ये हमारा एक ओवरलोड प्रोटेक्शन है। जैसे हमारा डिवाइस को कोई भी जगह पे कोई भी हमारा मोटर है या कोई भी डिवाइस है सामने, उसको हम लोग को जो सेम सप्लाई जितना उसका वोल्टेज है वो जितना जा रहा है उतना न्यूट्रल का थ्रू रिटर्न आना चाहिए। कभी भी न्यूट्रल हमारा कट हो गया या लूज कनेक्ट हो गया, हमारा न्यूट्रल बराबर नहीं मिल रहा है, तो जिस वजह से हमारा डिवाइस ख़राब होने का चांस रहता है, उसी टाइम हमारा RCC भी उसको ब्रेक कर देता है, हमारा ट्रिप कर देता है, जिस वजह से हमारा डिवाइस सेफ्टी रहता है, डिवाइस ख़राब नहीं होता है। सही है। तो ये आप इसमें छोटा सा मैं शॉर्टकट में बताया, और भी उसका ऊपर बहुत है, आप लोग उसके ऊपर स्टडी करने का। सही है। उसका बाद में वो आपको पूछेगा CT क्या है। जैसे आप एक टीम लीडर है तो सैमसंग फोरमैन लेवल का ही क्वेश्चन पूछेगा, CT क्या है। आप बोलने का CT जो होता है हमारा करंट मेजर करने का एक डिवाइस है, जिसमें हमारा केबल को DB का अंदर CT लगता है, उसमें केबल हमारा पास करके हमारा जो भी लोड एरिया होता है, कोई AC हो गया, कोई मोटर हो गया, कोई लिफ्ट हो गया, जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल का डिवाइस होगा जिसमें हमारा लोड यूज होता है, उसको करंट को मेजर करने के लिए कितना एम्पियर वो ले रहा है, वो उसको हमारा मापने के लिए हम लोग लगा जाता है। उसका नाम CT है। उसका थ्रू हमारा वायर CT का थ्रू हमारा वायर आके हमारा जो वोल्ट एम्पियर मीटर होता है उसमें कनेक्शन रहता है, जिसमें हमको डिस्प्ले में हमको एम्पियर कितना ले रहा है हमको मालूम पड़ेगा। मतलब CT का मेन काम है एम्पियर मेजर करना है। सही है। तो उसका बाद में आपको पूछेगा PT क्या है। PT बोलेगा तो हमारा प्रोटेक्शनल ट्रांसफ़र मतलब जैसे हमारा ST या LT दोनों तरफ से हमारा यूज होता है PT का, ये आप भी उसको बता सकता है। सही है। उसका बाद में बोलेगा डीजल जनरेटर जो होता है, इसमें मेजर मतलब उसमें क्या फॉल्ट आ सकता है। जैसे आप फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में आप ट्राई कर रहे हैं तो आपको डीजल जनरेटर का साथ जानकारी होना चाहिए। क्यों, ज़्यादा तरफ हमारा जो पावर शटडाउन होता है, डीजल जनरेटर को हम लोग चालू करके पावर में बिल्डिंग में हम लोग पावर सप्लाई देता है। तो आपको पूछेगा कि DG मतलब डीजल जनरेटर, तो वो उसमें मेजर प्रॉब्लम क्या होता है। तो आप बोलने का कि सर हमारा जो एयर कूल्ड जनरेटर होता है उसमें मेजर जो 2 पॉइंट होता है, बहुत सारे तो छोटे मोटे होता है, लेकिन मेजर जो होता है हमेशा जो होता है वो होता है हमारा वाटर टेम्परेचर। जो हमारा हाई वाटर टेम्परेचर हो जाता है, जिस वजह से हमारा डीजल जनरेटर स्टार्ट नहीं होता है, और जिस वजह से हमको दिक्कत हो जाता है काम करने के लिए। दूसरा क्या होता है कि हमारा जो हीटर जनरेटर, आप लोग देखा होगा कि जो बड़ा बड़ा जनरेटर है उसका अंदर में हीटर रहता है। हीटर क्या करता है कि हमारा जनरेटर को हमेशा जो इंजन है उसको गर्म करके रखता है। कभी भी हमारा इमरजेंसी में इमीडिएटली स्टार्ट करना, जैसे उधर शटडाउन हो गया तो हमारा इंटरलॉकिंग सिस्टम है जो PLC थ्रू हमारा इसको कमेंट्स आएगा जनरेटर हमारा इमीडिएटली स्टार्ट होगा। उसको कोई भी हाथ लगाने का, जाकर स्टार्ट करने का ज़रूरत नहीं है, वो ऑटो मोड में रहता है। जब भी हमारा नॉर्मल सप्लाई जब पावर शटडाउन हो जाता है, बंद हो जाता है, कट हो जाता है, तो उस टाइम हम लोग को डीजल जनरेटर इमीडिएटली स्टार्ट करना है। तो वो हीटर उसी टाइम हीट करके हमारा जनरेटर को हमेशा रखता है। हीट नहीं रहेगा, इंजन ठंडी हो जाएगा तो हमारा जनरेटर स्टार्ट नहीं होगा, जिस वजह से बिल्डिंग में पावर सप्लाई टाइम पर हम लोग नहीं दे सकते, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये ज़्यादा तरफ हमारा प्रॉब्लम होता है। और वो हीटर काम नहीं करता है तो कैसे चेक करेगा, उसमें थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट को हम लोग चेक करेंगे। उसका थर्मोस्टेट ख़राब हो गया या उसका अंदर में जो लूज कनेक्शन हो गया, कभी कभी ज़्यादा हीट होके केबल जो होता है वो मेल्ट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो वो केबल को हम लोग फिर कटिंग करके उसमें फिर लग्स फिक्स करके रिंग टाइप लेके, या जो भी उधर कनेक्शन होगा वो हिसाब से हमको दोबारा करना पड़ेगा। या वायर जल गया, ज़्यादा हीट होके वायर हमारा अंदर से वायर ख़राब हो गया, उसको भी हम लोग चेंज कर सकता है, चेक कर सकता है। तो इसका ऊपर थोड़ा बहुत आपको बताना है। बहुत सारे और भी छोटा मोटा बात है, लेकिन इतना हम लोग नहीं कर सकते। मेन जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर जो है मैं उतना आपको बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा आपको समझ आने के लिए थोड़ा एग्जाम्पल का साथ में बता रहा हूँ। सही है। तो वीडियो लंबा हो रहा है, आप लोग पूरा देखने का मेरा मेहनत जो है आप लोग को सिखाने के लिए, बताने के लिए, आप लोग का फ़ायदा के लिए जो मैं काम कर रहा हूँ। तो आप लोग को वीडियो को फुल देखना है, जितना होगा उतना आप लोग अपना दोस्तों से शेयर भी करने का, और देखते ही लाइक करने का वीडियो को। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग को अभी मालूम है यूट्यूब का अंदर डायरेक्ट हम लोग यूट्यूब ऐसे चलाएगा तो डायरेक्ट सब वीडियो चालू हो जाता है, जस्ट उसका जो स्पीकर है उसको ऑन करेगा। लेकिन ऐसा नहीं देखने का, मेरा वीडियो को टच करने का, फुल वीडियो को ओपन करके ही देखना चाहिए। सही है। तो ये आप लोग को मेरा रिक्वेस्ट है। उसका बाद में आप लोग को पूछा जाएगा इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या है। जैसे आपको
एक टीम लीडर है, एक मतलब टेक्नीशियन है, उसको इंटरलॉकिंग सिस्टम मालूम होना चाहिए। इंटरलॉकिंग सिस्टम कहाँ होता है? हमारा कंट्रोल पैनल जैसे होएगा कि हमारा 2 पंप है या हमारा 2 लिफ्टी है या जो भी हमारा डबल डबल डिवाइस होएगा, उसको एक ही टाइम पे चालू करने का है, दूसरा एक बंद होने के बाद ये चालू होना चाहिए, उसी जगह पे इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है। सही है। तो इंटरलॉकिंग सिस्टम में मेन कौन काम करता है, किसका थ्रू काम करता है? आप सीधा बोलने का है हमारा एनओ और एनसी का थ्रू काम करता है। जैसे हम लोग एक कंट्रोल एग्जाम्पल आप बताने का कि एक हमारा मोटर है, मोटर में हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर का जो स्टार्टर है मतलब मोटर है, तो वो स्टार डेल्टा स्टार्टर में एक साथ में स्टार और डेल्टा चालू नहीं होने के लिए हम लोग उधर एनओ एनसी कॉन्ट्रैक्टर हम लोग कंट्रोल वायरिंग करके रखता है, जिसमें हम लोग क्या होता है कि पहले हमारा मोटर जब चालू होता है स्टार में स्टार्ट होके 5-6 सेकंड के बाद हमारा डेल्टा में कन्वर्ट हो जाता है। उसी को जो चेंज करता है, एक बंद रहता है एक चालू रहता है, तो उसी को हम लोग इंटरलॉकिंग बोलता है। सही है। यह हमारा एनओ और एनसी का थ्रू काम करता है। तो ये आप लोग बता सकता है। बाकी कोई जगह पे 2-2 लिफ्टी एक साथ में चालू नहीं होना चाहिए, एक चालू होने का, एक बंद होने के बाद दूसरा चालू होने का, ऐसा जगह पे भी आपको मालूम पड़ेगा। जैसे हमारा एलिवेटर हो गया, हर बहुत जगह पे इंटरलॉकिंग सिस्टम है। जैसे हम लोग को एयरपोर्ट के अंदर आप लोग देखा होगा कि लगेज सिस्टम जो होता है, बैग उसका जो ट्रॉली सिस्टम होता है, जैसे ऑटोमेटिक चलता है, इधर से बैग आ रहा है उधर से बैग आ रहा है, दोनों का अंदर कुछ टच होके धक्का लग के गिर नहीं जाने के लिए सेंसर लगता है। वो सेंसर एनओ एनसी सिस्टम का ही काम करता है कि इधर से जब उसको सेंस कर दिया तो ये उसका नॉर्मली ओपन हो जाएगा, वो नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, तो ये कि उधर चलेगा। ये सिस्टम, ये मतलब मोटा मोटी आपको ये मालूम होना चाहिए। एग्जाम्पल के साथ में बताया कि आप उसको ऐसा कॉन्फिडेंस का साथ बताए जैसे आपका वो समझ आए कि हाँ आपको सब कुछ मालूम है और वो उसको आपको उसका कंपनी में वो चांस दे सकता है। सही है। तो ये था। और उसका बाद में आपको ये भी पूछ सकता है कि इमरजेंसी स्विच क्या है। जो इमरजेंसी स्विच आप लोग देखा होगा ज़्यादातर आप लोग को इम्पोर्टेंट जगह जैसे लिफ्टी एलिवेटर हो गया, उसमें भी इमरजेंसी स्विच रहता है, या पंप का जो बड़ा बड़ा मोटर पंप चलता है आपका देखा होगा, तो उसमें भी बगल में इमरजेंसी स्विच रेड कलर का ऐसा देख सकता है। ये जो स्विच आप लोग दिख रहा है बगल में, ये इमरजेंसी स्विच होता है। उसको दबा देने पर हमारा बंद हो जाता है सिस्टम जो भी है। या कोई इंडस्ट्री एरिया में, फैक्ट्री एरिया में आप लोग देखा होगा जो बिल्डिंग के अंदर छोटा छोटा क्रेन होता है, लिफ्टिंग करता है, सामान उठा के लेके जाता है दूसरा जगह में रखता है, इधर से लिफ्ट चलता है उधर से लिफ्ट चलता है, बहुत सारा फैक्ट्री के अंदर काम करता है। तो उसी टाइम क्या होता है ना, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है जिस वजह से हमको वही अगल बगल में वो स्विच रहेगा। इमरजेंसी स्विच हमेशा अगल बगल ही रहेगा, ज़्यादा दूर या कंट्रोल पैनल या इलेक्ट्रिकल रूम यहाँ नहीं रहेगा, ओपन प्लेस में बगल में ही रहेगा जहाँ आपको ऑपरेटिंग करना है। सही है। तो उसमें कैसे काम करता है आपको पूछा जाएगा। इमरजेंसी स्विच आप बंद कर दिया, वो कैसे किसका थ्रू काम किया, आप उसको बोलने का कि सर ये हमारा एनसी का थ्रू काम किया। जो हमारा इधर हम लोग बंद कर दिया उसको कमेंट चला गया कंट्रोल पैनल में, जिस वजह से उधर से वो पावर को कट कर दिया, हमारा जो भी आगे जो भी हमारा डिवाइस था, जो भी मशीनरी था, वो हमारा बंद हो गया। सही है। फिर उसको ऐसे ओपन करने का टाइम फिर वो चालू हो जाता है। सही है। वो भी एनओ एनसी का थ्रू काम करता है। तो आपको ये बताना पड़ेगा क्यों ये सब इम्पोर्टेंट है। ये सब जो मेंटेनेंस कंपनी में, फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में, इसका जानकारी आपको होना ही चाहिए। सही है। उसका बाद में ये हर टेक्नीशियन को पूछा जाता है और आपको भी पूछा जाएगा, जो कि इलेक्ट्रिशियन का या इलेक्ट्रिकल का जो टीम लीडर है, चार्जेंट है, आपको ये पूछा जाएगा कि मोटर टेस्ट कैसे करेंगे, मोटर का क्या क्या टेस्ट होता है। जैसे हम लोग का मोटर काम नहीं करता है, कंटिन्यू काम कर रहा था, 10 साल से कर रहा था, 5 साल से कर रहा था, लेकिन आज वो कैसे बंद हो गया, क्यों बंद हो गया सडन, तो उसमें क्या फॉल्ट हो सकता है और आपको क्या चेक करना पड़ेगा। आप बोलेगा उसमें पावर नहीं है, वो बोलेगा पावर है, तो आप बोलने का, आप उस टाइम बोलने का कि ठीक है हम लोग पहले उसका सप्लाई चेक करेंगे, बराबर सप्लाई आ रहा है, जितना फेज में जो फ्रीक्वेंसी का हिसाब से आना चाहिए उतना बराबर मिल रहा है, तो हमको पावर का इशू नहीं है, हमको हमारा मोटर का इशू है। पावर को हम लोग बंद करके आइसोलेटर ऑफ करके हमको उसका बॉडी टेस्ट करना है, जो मोटर है उसका कॉयल का साथ उसका बॉडी को टेस्ट करेंगे। उसका बाद में कैसे टेस्ट करेंगे, हम कंटिन्यूटी लेंगे, कंटिन्यूटी में हमको पता चल जाएगा हमारा इधर शॉर्ट है या नहीं है। उसका बाद में हमारा बॉडी चेक हो गया, कोई शॉर्ट नहीं है, फिर हम उसको क्या करेंगे, मेजरिंग करेंगे। जितना भी हमारा कॉयल है, हमारा RYB का 3 कॉयल का हमारा 6 मुंडी होगा, उसको वापस में हम लोग मेजर करेंगे कि हमारा जो कॉयल है वो बराबर है या उसमें किधर भी थोड़ा कट हो गया, डैमेज हो गया, जिस वजह से हमारा पावर लीक कर रहा है और मोटर हमारा चालू नहीं हो रहा है, मोटर जल गया। सही है। उसके बाद में वो भी ठीक है, तो आपको फिर उसका रेजिस्टेंस उसका चेक करना है, हर एक कॉयल का कितना हमको आना चाहिए उतना आना ही चाहिए। तो ये आपको पूछा जाएगा, तो बोलने का कंटिन्यूटी टेस्ट, बॉडी एर्थ टेस्ट, उसका बाद में मेगर टेस्ट, उसका रेजिस्टेंस टेस्ट उसका करना पड़ेगा। सही है। तो ये हमको मोटर में इतना टेस्ट करने के बाद हमारा मोटर क्या फॉल्ट है वो पकड़ जाएगा।
तो यही था छोटा सा वीडियो में मैं आप लोग को समझाने के लिए कि टीम लीडर का ऊपर अभी बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट्स किया, मुझे भी मालूम है हर कंपनी में अभी टीम लीडर का वैकेंसी ज़्यादा आता है। और बहुत सारे जो अपना अपना मुल्क में आदमी लोग है वो लोग सुपरवाइज़र का पोस्ट का चांस नहीं मिल रहा है। वो भले वो डिप्लोमा 3 साल का कर चुका है, ITI कर चुका है, लेकिन उसको चांस नहीं मिल रहा है, गल्फ का एक्सपीरियंस नहीं है बोल के। तो इसी जगह पे वो एक काम कर सकता है कि सुपरवाइज़र का इतना जगह इंटरव्यू दे रहा है और वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है, उसको कोई कंपनी नहीं ले रहा है, तो इससे अच्छा होगा कि आप टीम लीडर पोजीशन में ट्राई कीजिए। टीम लीडर का थ्रू आप लोग आ जाइए, काम वही होगा, आपको खुद काम करने का ज़रूरत नहीं है। आदमी लेकर साइड में संभालना है। जब आप 1 साल 2 साल इधर काम करेंगे आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो जाएगा, तब तक आपको 2 साल गल्फ का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। दूसरा कोई कंपनी में आपको ट्राई करना है तो डायरेक्ट सुपरवाइज़र में आप ट्राई कर सकता है, तो आपका फिर अच्छा पोजीशन, अच्छा सैलरी आपको मिल जाएगा। सही है। तो यही था थोड़ा सा वीडियो में मैं आप लोग को समझाने के लिए। वीडियो आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइए, और आगे कौन सा वीडियो का ऊपर आपको देखना है, जानना है, उसका जानकारी मैं दूंगा, मुझे कमेंट्स करके आप लोग बताने का। सही है। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।